पहला ही प्रश्न आपके सामने है, देख पा रहे होगे। जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हो तो आप लोग भी इसका आंसर देते हुए चलेगा, क्योंकि आज की श्रृंखला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो गतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो गतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाती है वो कौन सी रेखाएं होती हैं, बताइए। सर विरोधी रेखा। विरोधी रेखा। और लोग बताइए। जिसे नहीं आता है तुरंत बता दीजिएगा, नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सर। आप लोग अपना स्कोर भी करते रहे। बिल्कुल सही कहा है बिटिया ने कि विरोधी रेखाएं कहते हैं, जो गतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाते हैं वो गति विरोधी रेखाएं कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के में अंतर्गत को क्या कहा, अंतराल को क्या कहा गया है? देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है, बताइए। सर चित्रकला। सर स्थान। स्थान। सर स्थान को गया बिल्कुल है। सही है, स्थान। सर स्थान। स्थान कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो सिंपल से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आज कि अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, बताइए। ये कहाँ पर कहा? सर अभिलाष चिंतामणि। अभिलाष चिंतामणि में। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। क्या है? अभिलाषार्थ चिंतामणि में इसे कहा गया है, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, ठीक है। देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है कि अंतराल में समविभाजन से क्या आश्रय है? अंतराल में जो समविभाजन होता है उससे क्या आश्रय है, ये बताइए। सर चित्र जब दोनों बराबर हिस्सों में वो होता है, विभाजित होते सर हैं, तो चारों ओर सर से समान संतुलन। विभाजन। देखिए, समान देखिए वो संविधान। चारों ओर क्या होता है, चारों ओर से तल का समान क्या होता है, भार, इसमें अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए, पांचवें नंबर का प्रश्न है। पांचवें नंबर का देखिए, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं। जो सर्वप्रथम जो आपके दृष्टि जिस रंगों में पड़ते हैं वो आपको आकर्षित करते हैं, वो कौन से हैं? सर अग्रगामी। प्राथमिक रंग होते हैं अग्रगामी। बिल्कुल ठीक है, अग्रगामी वो रंग कहा जाता है उनको। यहाँ पर आप छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सामंजस्य का तात्पर्य है, क्या होता है? हमें। क्या होता है? संतुलन। हैं? एक समान संतुलन। क्या कहा था वैष्णवी, क्या कह रही हो? सर संतुलन। नहीं, और कोई बताएगा? याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सर अग्रगामी रंग। नहीं बेटा, देखिए इसका आंसर सर संतुलन से। नहीं। देखिए, जो सामंजस्य का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका जो निरर्थक तत्वों का ना होना होता है, कि जो निरर्थक तत्व होते हैं उनका ना होना ही क्या होता है, सामंजस्य का तात्पर्य होता है। चलिए सातवें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख पा रहे होगे आप, ये कह रहा है कि चित्र का अंतराल कितने प्रकार का होता है? चित्र का जो अंतराल होता है कितने प्रकार का होता है? सर टू दो डी। प्रकार का। सर दो प्रकार। दो। सम और असम। हैं? सर अंतराल दो। देखिए, अगर हम बात करें इसका, तो जैसा आप कह रहे हो वो ठीक है, मगर इसका जो सटीक आंसर होना चाहिए, जो चित्र का जो अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो ये बेसिकली अगर अनुपात में अगर बता सकते हो, 3:5, और साथ ही जो 3:8+13, तीन हो 8 और 13। 13, ये अंतराल होता है। 5। इसको याद रखो कि ये है चित्र का जो अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 3:5 या फिर कहें 5:8:13 ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर आठवें नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे होगे कि संयोग कितने प्रकार का होता है? इसका प्रकार बताइए, कितने प्रकार दो प्रकार का। का है? सर दो। सर दो। और लोग बताइए। दो प्रकार। हाँ सर, दो प्रकार का। हैं? दो प्रकार। ठीक है, आपने 2 प्रकार कहा, सही है। अब देखिए,
9वें नंबर का प्रश्न है, पोज से आपका नहीं, पोज से आप क्या अनुभव करते हैं, ये बताइए। पोज से आप स्पर्श ज्ञान, स्पर्श, वस्तु के गुण का, हैं, वस्तु के गुण का मतलब। धरातल की धरातल की बनावट, धरातल की बनावट या वस्तु हाँ, की भांति। आप क्या क्या कहोगे कि पोज से आप क्या अनुभव करते हैं? तो धरातल का क्या कहा आपने? धरातल की बनावट या फिर उसके गुण से। नहीं, अभी किसी बच्ची ने कहा था स्पर्श ज्ञान, कहा था। हम पोज से जो हम अनुभव करते हैं वो स्पर्श ज्ञान। कोई बच्चा आया क्या? चलिए, अगला प्रश्न है कि सरल गति से भाव उत्पन्न होता है। किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है सरल रेखा से, सरल गति से? सरल गति से जो भाव उत्पन्न होता है किस प्रकार का होता है? जितने भी ऑनलाइन देख रहे बच्चे वो भी आप लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए बताइए। शांत, नहीं बेटा, हम सरल गति से जो भाव उत्पन्न होता है, किसी को आता है और को? रास्ता सर। बिल्कुल सही है, एक रास्ता जो कहते हैं, तो उससे यही अनुभव होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है, यह लयात्मक रेखाएं कैसी होती हैं? जो लयात्मक रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? सर घुमावदार। सर अलंकारिक, नहीं, अलंकारिक किस, जैसे आपने अलंकारिक कहा था वो किस बेस पे कहा, बताओ तो। चलिए बताइए। सर नहीं, ये वहां पर, यहाँ पर लिख लीजिए वक्र, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। याद रखिएगा। जो लयात्मक रेखाएं कैसी होती हैं? वक्र, ठीक है। अब बात करेंगे, ये 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कोणीय गति से भाव प्रकट होता है। जो कोणीय गति से भाव किस प्रकार का प्रकट होता है? असुरक्षा, सुरक्षा, संघर्ष। असुरक्षा का बेचैनी, है, बेचैनी। हाँ, सर व्याकुलता का, या जिसे हम तनाव कहते हैं, व्याकुलता, ये भाव क्या कहता है? प्रकट करता है, ठीक है। व्याकुलता का भाव या कहें तनाव का भाव क्या करता है? जैसे वैसे अगर उसका स्पष्ट तौर पर अगर कहें तो तनाव होता है, तो कोणीय रेखा से जो भाव प्रकट होता है वो तनाव का, जिसे व्याकुलता भी हम कहते हैं, तो उस प्रकार का भाव से प्रकट होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न है, क्षैतिज रेखा पर अधिकतम बिंदु हो सकते हैं। क्षैतिज रेखा पर कितने अधिकतम बिंदु हो सकते हैं? बिंदुओं की संख्या बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो सकती है? सर दो, जहाँ से शुरू हुई और जहाँ खत्म हुई। और बताओ, जो भी ऑनलाइन देख इसका आइडिया नहीं है सर। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर देते हुए चलिएगा। कोई आइडिया नहीं? ये क्षैतिज रेखा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो जहां से स्टार्ट हुई जहां पर अंत होती है, तो दो बिंदु होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, 14 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए किसकी है? टॉलस्टॉय, बिल्कुल ठीक है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर कह रहा है कि एक पूंजी रेखाएं दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? प्रसाद, प्रसार, बिल्कुल सही है, प्रसाद, ठीक है। अब बात करते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? बताइए, या कहें सौंदर्य के कितने प्रकार होते हैं? सर दो, हाँ बिल्कुल सही है, सर दो, दो होते हैं, ठीक है। ये वो तो नहीं है रूपरत और अरूपरत करके? रूप और
अरूप पद, ये दो होते हैं, बिल्कुल सही कहा। एक जी तो जिसका रूप हमें हमें प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई देता है, एक वो जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो। जी जी। एक हाँ कलाकार क्या होता है कि अपनी कल्पना के आधार पर किसी कला को संजोता है, और जो जिसे अपने नेत्रों से जिसे देख पाता है और उसका चित्रांकन करता है। तो ये दो भागों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया। ठीक है, ओके सर। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि बी रस स्थायी भाव क्या है। बी रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? सर उत्साह। हैं? सर उत्साह। नहीं। सर वीरता। हाँ सर, वीरता बिल्कुल होता है सही सर। है कि जो बी रस का जो स्थायी भाव होगा वो वीरता ही होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 19वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है अ, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? सर विस्मय। सर विस्मय। बिल्कुल ठीक है, विस्मय ही होता है। अब यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? जो प्रमाण होता है उसका निर्धारण में ताल या सर एक सर सिर है। एक सिर एक सिर एक सिर। हाँ सर, एक सिर होता है जो 12 अंगुल से मिलकर बना होता है। पक्का है? जी हाँ सर। सर। यहाँ पर ये बताइए, चलिए ठीक है, इसमें जो प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाइयों की क्या संख्या होगी? संख्या बताइए। सर एक ताल बराबर 12 अंगुल। हाँ सर हाँ वही एक होता है ताल सर। बराबर 12 अंगुल। तो प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होगी, कितने होंगी, कितने अंगुल? जैसे आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको मैं बता दूं, सर एक सिर। नहीं, यहाँ पर आपके सर शरीर सर के आधार पर कहे तो 7.5 वो पुरुष का ठीक है, और ये 5 होंगे, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होगे सदृश, मैंने क्वेश्चन दो बार लिख दिया क्या? सदृश का अर्थ होता है, क्या होता है? सर आकृति में समानता। में बिल्कुल समानता। ठीक है कि आकृतियों में समानता इसका अर्थ होता है। अब ये बताइए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रमाण क्या देता है? प्रमाण क्या देता वस्तु का ब्यौरा। वस्तु का ब्यौरा। हाँ सर, है? वस्तु बिल्कुल का। ठीक है कि वस्तु का ब्यौरा प्रमाण देता है। अब यहाँ पर आप 23वें नंबर का प्रश्न देखोगे कि जो विभाव के दो भेद होते हैं, आपको ये पहले पता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि विभाव के दो भेद होते हैं। तो अब अनुभाव के कितने भेद होंगे बताइए? सर चार। सर तीन। सर तीन। चार। तीन है, तीन। अनुभाव के तीन है। भाव के तीन। सर अनुभाव के तीन है ना, कायिक और मानसिक और सात्विक। हाँ सात्विक। कितने होंगे? यहाँ पर दो हैं तो अनुभव 4 हैं। ठीक है, जो पहले कहा था वो सही था आपका। ठीक, जी सर। अब जो भी बच्चा देख रहा है बच्चों, तो वो भी आंसर देते हुए चलेगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देखो सर अनुभव के आप सर अनुभव के जो चार हैं वो कौन से, क्योंकि मैंने तो तीन तो लिखे हैं कौन ना, से लिखे हैं तो बताओ, इसमें से कौन सा मिसिंग हुआ? कौन से लिखे हैं बताओ। एक तो कायिक है, मानसिक है और सात्विक है, और एक आंकिक है। बता दिया? एक आंकिक। ठीक है, अब देखिए रस दीप्ति के रचनाकार कौन है, बता सकते हैं? सर आनंदवर्धन। और लोग बताओ। आनंदवर्धन। पक्का है? बिल्कुल ठीक है, जी सर। आनंदवर्धन क्या है, ये रस दीप्ति के रचनाकार है, इनके द्वारा इसको लिखा गया था। देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है कि थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? सर बौद्ध धर्म से। सर हिंदू धर्म। देखिए आपके, सर बौद्ध धर्म है। देखिए जो सर ये बौद्ध धर्म है, पर आपके जो नोट्स थे उसमें हिंदू धर्म लिखा था। बिल्कुल ठीक है, ये हिंदू धर्म से ही संबंधित है। आप देख लीजिए, ये जो जी। थेरी नामक जो ग्रंथ है, बुक्स में बौद्ध धर्म लिखा है। बुक्स में लिखा है, कौन सी बुक्स में?
हाँ सर, बौद्ध सर धर्म में एक ही पढ़ा है बुक है सर। ना, हाँ मैंने भी बौद्ध धर्म पढ़ा है, पर आपके नोट्स में जो पढ़ा था मैंने हिंदू धर्म पढ़ा था। मैंने जो लिखा है, जो मैंने इसको पढ़ा है, वो आपका हिंदू धर्म से ही संबंधित है। थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेना, ठीक है। ये हिंदू धर्म से ही है। अब बात करेंगे 26वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, आप जो कह रहे हो ना, अगर मान लो जब ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर अगर बौद्ध धर्म नहीं दिया होता है, ठीक है, तो वहां पर हिंदू धर्म मान लीजिए वहां जी पर अगर सर। हिंदू धर्म नहीं दिया तो उस कंडीशन में आप बौद्ध धर्म कर लीजिएगा। बेसिकली वैसे तो ये हिंदू धर्म से ही है, रिलेटेड है, जहां तक मुझे पता है। जी ठीक है, जी। अब यहाँ पे देखिए, चित्र सूत्र में उल्लेखित वर्ण बताइए। चलिए बताइए, चित्र सूत्र में उल्लेखित वर्ण की बताइए कितनी संख्या है। सर 4। आरती बताओ कितना है। पाँच है। हैं? सर 5। बिल्कुल ठीक है। 4 नहीं है, 5 है। ठीक है, आपके क्या है यहाँ पर, 5 है। ठीक है, कि चित्र सूत्र में उल्लेखित जो वर्ण बताए गए हैं वो आपके 5 हैं। चलिए, 27वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। चित्र लक्षण ग्रंथ है कितने अध्याय में विभक्त है? तो बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, अभी बताइए कितने अध्याय में इसको विभक्त किया गया है, इस ग्रंथ को। सर 3। सर 3 अध्यायों में। 3 अध्याय में। तो यस बिल्कुल सर। ठीक है कि इसको किया गया, 3 अध्यायों में इसको किया गया, विभक्त किया गया। अब यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। चित्र लक्षण का जो रचना काल जो माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है? आपने तो इस ग्रंथ का बता दिया है कि 3 अध्याय में से विभक्त किया गया है, सही है। अब इसका रचना काल बता दीजिए कि ये इस टाइम पे इसको रचा गया था। कोई आइडिया? जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, आप भी इसका आंसर लिखिए। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस चित्र लक्षण जो ग्रंथ है या कहीं इसकी जो रचना की गई है वो आपकी 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य की गई। 500 से 200 ईसा पूर्व के मध्य में चित्र लक्षण जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई है, याद रखिएगा। अब आते हैं 29वें नंबर के प्रश्न में। यह कह रहा है, जय मंगला में आलेखित या फिर चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? बताइए, भेदों की संख्या पूछ रहा है। जय मंगला में आलेख्य चित्रकला के कितने भेद हैं? बताओ बेटा, जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, आप भी बताओ। चलिए बताइए वैष्णो जी। आशीष, सर 6। तो 6। तो इतनी देर में आंसर क्यों दे रहे हो? तो बिल्कुल ठीक है कि इसके जो बताए गए हैं जो भेद हैं वो 6 हैं। अब देखिए, यहाँ पर चित्र सूत्रम कितने भागों में विभक्त, इसको विभाजित किया गया है, भागों में विभक्त है। सर 9। सर 9। सर 9 भागों 9 में। भागों में। तो बिल्कुल ठीक है, इसे हम 9 भागों में विभाजित कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिया है यहाँ पर, क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, बता सकते हैं? कला विलास। सर कला कला विलास। विलास। अब एक देखिए, कला विलास। और ये बता सकती हैं वैष्णवी, आप बताओ क्या है? सर औचित्य विचार चर्चा भी है शेमेंद्र। हाँ, तो इनकी जो जो विश्व प्रसिद्ध कीर्ति है, तो जो औचित्य विचार चर्चा है वही इनकी क्या है, प्रसिद्ध कीर्तियों में से मानी जाती है, उसको ही मानते हैं। ठीक है, जब भी आएगा क्वेश्चन तो इसी को ही लिखना। अब देखिए, 32वें नंबर का प्रश्न है कि काव्य कला के आधार क्या हैं? जो काव्य कला का जो आधार होता है, मूलभूत, वो क्या है, बता सकते हैं? शब्द और अर्थ। बिल्कुल सही है। जो काव्य का जो आधार होता है, हम किसी भी काव्य को जब रचते हैं तो उसमें शब्द है और उसका अर्थ होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 33वें नंबर का प्रश्न है कि आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ बता सकते हैं कि ध्वन्यालोक। है ध्वन्यालोक ध्वन्या- वंध्या। ध्वन्यालोक। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या बोला, फिर से दोबारा बोलो। वंध्या लोक करके जो है, तो सर ध्वन्यालोक। ध्वन्या लोक। वनिया हाँ, लोग। तो इसका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है आनंदवर्धन का। ठीक है। अब 34वें नंबर का प्रश्न है कि कला के लिए कौन से दो तत्व आवश्यक हैं, बताइए। आत्म तत्व और रूप तत्व। कोई और बच्चा बताएगा कि ये सही कह रही हैं क्या। मुझे लगता है और को नहीं आ रहा है। तो कला के लिए जो दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वो आत्म तत्व और साथ ही रूप तत्व, एकदम सही सत्य कहा इन्होंने। ठीक है। अब देखिए 35वें नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है। कौन से रंग का उल्लेख है, किन रंगों का उल्लेख किया गया नाट्य शास्त्र में जो मूल रंग के रूप में है, उसका उल्लेख बताइए। कौन कौन से रंग हैं। सर तीन रंग है। तीन रंग। तीन। ठीक है, तुमने ये कहा, इन्होंने काला पीला और लाल। इन्होंने तीन रंग कहा है, बिल्कुल सही है। तो अब उन रंगों का काला पीला और लाल है। काला पीला। सर काला पीला और लाल। नहीं बेटा, ना, उसके बहुत तुम करीब हो। एक एक सर नाट्य शास्त्र में नहीं है सर। देखिए उसमें जो लाल है, सर नाट्य शास्त्र में सर काला काला पीला और पीला लाल देखिए नाट्य शास्त्र में लाल है देखिए सर। लाल है, पीला है और श्याम, ये इसको बोलते हैं। हाँ सर श्याम वही हाँ, काला। तो श्याम। सर श्याम और हाँ काला। हाँ, ठीक है, तो तीन है। तो ये बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 36वें नंबर का प्रश्न है। आप देख पा रहे हो सर को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। सिर को कितने भागों में बांटा गया है। तो चार। सर चार। सर चार। भागों में। चार भागों में। तो यहाँ पर आप चार कह रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, चार भागों में ही बांटा गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फेरिस को सेको पर वार्निश की जाती है, किस चीज़ की वार्निश की जाती है। सर वैक्स वार्निश। एक्स वार्निश। बिल्कुल ठीक है, वैक्स वार्निश ही इसमें किया जाता है। ठीक है, फेस्को सेको पर जो वार्निश की जाती है, तो वैक्स वार्निश किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है 38वें में, सिर सिर रैक्फिटो विकसित हुई थी, कहाँ से हुई थी, बताइए। कोई आइडिया। आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। चलिए इसका आंसर लिखिए, जो भी अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर दे पा रहे हो तो ठीक है। तो इसका जो विकास हुआ था वो आपके यूरोप से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप यूरोप लिख लीजिए। अब देखिए 39 नंबर का प्रश्न है कि वास्तु चित्रण का जो आरंभ होता है, जो आरंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है। वास्तु चित्रण का आरंभ, बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल ठीक से। है, बंगाल स्कूल से इसका क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40वें नंबर का प्रश्न है कि जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं होती हैं, बताइए कौन सी तुलिका उपयुक्त होती है जल रंग के लिए। सर फिल्बर्ट। है सिल्वर ड्रेस। सर फिल्बर्ट गोल किनारे वाली तुलिकाएं। सेबल करके है। ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ सर से। सेबल होती है। ठीक है। अब 41वें नंबर का प्रश्न देखिए कि अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग में उसको लाया जाता है। ठीक है, बताइए वो कौन सी है? सिडार। सर सिडार। सिडार। सभी को आता है। जी बिल्कुल ठीक है, जो सिडार है उस पेड़ से क्या बनाई जाती है, पेंसिल बनाई जाती है, क्योंकि वो मुलायम होती है। तो इसीलिए उसको बनाया जाता है उससे। ठीक है। अब देखिए 42वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए, जिसमें एचिंग करते हैं तो उसमें प्रिंटिंग के समय में कागज कैसा होना चाहिए। सर किंचित नम।
बिल्कुल, बहुत शानदार। किंचित नम होना चाहिए, ठीक है, नम। उसमें नमी होनी चाहिए, तो जिससे कि कागज फटे ना, तो ये होता है। ठीक है। अब मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा। 43 नंबर का, खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच। स्केच। ठीक है। स्केच जब हम बनाते हैं तो उसी को ही क्या है, खसड़ा, ये कहा जाता है। अब 44 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है? सर ग्वास सर कलर। गुआस को। यहाँ पर लिख लीजिए, गवास कलर को क्या कहता है, बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप 45 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो। रंग को कपड़े या फिर कागज से रब करने की पद्धति कहा जाता है, पद्धति को कहा क्या कहा जाता है? सर फाटरेज सर फाटरेज। फ्राटेज। बिल्कुल ठीक है, फाटेज करके इसे कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, लियोथोग्राफी की खोज किसने की थी? अलॉय सर सैनफेल्डर, अलेक्जेंडर ने। 18वीं शताब्दी। हाँ, एक जना बोलो। सर अलॉय सैनफेल्डर, 18वीं शताब्दी। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख पा लो, 47 नंबर का प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों हेतु उपयुक्त माध्यम होता है, क्या होता है? बताइए, यहाँ पर दिया है। सर ग्लॉस मैट जेल। सर ग्लॉस मैट और जेल। सर हाँ, ग्लास मेट जेल, हाँ। ठीक है। उसको स्पैटरिंग रिंग करके कहा जाता है। ठीक है। ये रंगों में ये उपयुक्त माध्यम माना जाता है। स्पेक्ट रिंग करके है, तो ये माना जाता है। अब आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, पटचित्र को थंका के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ पुकारा जाता है, ये जो यहाँ पे बताओ। सर तिब्बत में। तिब्बत। सर तिब्बत में। तिब्बत और चीन में इसको पुकारा जाता है। ठीक है। अगर तिब्बत को हो या फिर चीन में भी इसे यही पुकारा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि मोनोटाइप किससे संबंधित है? किससे संबंधित होता है मोनोटाइप? चलिए बच्चे, आप लोग भी बताइए, कोई आइडिया? रंग से संबंधित। वैष्णवी, कोई आइडिया? चलिए, ज़्यादा समय ना लेते पेंटिंग से। हैं। किससे? सर नहीं पता। नहीं, जो मोनोटाइप किससे संबंधित है, मोनोटाइप का जो संबंध है वो धातु मुद्रण से इसका संबंध होता है। ठीक है। यहाँ पर धातु मुद्रण यहाँ पर लिख लीजिए, तो उससे संबंध होता है। तो आप 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके द्वारा चित्रों में किया गया? बताइए, वो कौन शख्स हैं जिनके द्वारा जो कोलाज है उसका प्रयोग अपने सर जॉर्ज ब्राक और पिकासो। तो सर हाँ पिकासो सर, जॉर्ज जाकर पिकासो। पिकासो। सर भारत में सतीश गुजराल ने किया बिल्कुल था। ठीक है। तो भारत में सतीश हाँ, गुरजाल है। तो जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रयोग है कि सर्वप्रथम की जब हम बात करेंगे, तो वो आएगा आपके पिकासो और ब्राक करके। तो अगर भारत में सतीश गुजराल, ठीक है। अब 51 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना आरंभ कहाँ से हुआ था? सर कंपनी शैली। कंपनी शैली। नहीं। देखिए, जो सर्वप्रथम हाथी दांत पर जो चित्रण जो प्रारंभ हुआ था, सर अल्बर्ट। है क्या कहा? सर अल्बर्ट। नहीं बेटा, ये जो हुआ था ये यूरोप से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। हाथी दांत पे जो चित्रांकन करना प्रारंभ हुआ था, तो यूरोप से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक। अब यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि पट चित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते हैं? देखिए, जो पट चित्र बनाए जाते हैं वो चीन में किस कपड़े का प्रयोग वहाँ पर के लोग करते हैं, ये बताइए। ऐसा कोई कपड़ा
जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उस कपड़े का नाम मुझे लिख के कमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा, आप लोग बताइए। चलिए, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए। तो जब पटचित्र का जब हम चीन में कहते हैं कपड़े का जो प्रयोग करते हैं, वो आपके यहाँ पर रेशमी कपड़े का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। रेशमी कपड़ा यहाँ पर आएगा, रेशमी। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 53वें नंबर का प्रश्न है, मार्बल स्टोन कितने प्रकार का होता है? चलिए कमेंट करिए फटाफट, कितने प्रकार का मार्बल स्टोन होता है? कोई क्वांटिटी आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ, 2, 4, 8, 6। 2, 4, 5, जो भी है 6, 1 से लेके 10 तक सर 2। है। सर 2। ठीक है। तो ये जो मार्बल स्टोन होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न। ये मॉडलिंग का अर्थ होता है, मॉडलिंग का जो अर्थ होता है? सर साँचे में ढालना। हाँ सर, ढालना। हाँ, ये कह सकते हो, इसको एक आकार देना होता है। ठीक है। जो जो क्या बोलते हैं इसको, जो मोल्ड होता है उसको सांचे में उससे ढाला जाता है। जो मोल्ड आपने देखा है, आपने जैसे कि कोई मोल्ड होता है, उसके अंदर को कोई पदार्थ डालते हैं, कोई जैसे हम मिट्टी का ये कहें जी सर, वो जिसमें मिट्टी की हाँ मूर्तियाँ हाँ बनाई हाँ, सही जाती बात है। है। वो होता है आपका, वो सांचा होता है, तो उससे वो बनाई जाती है। तो जो मॉडलिंग का जो अर्थ होता है, बेसिकली आप अगर देखोगे तो उसको हम आकार देते हैं। बेसिकली वो कह सकते हैं उसी के रिलेटेड है, तो एक आकार देना होता है। ठीक है। जब अगर आएगा तो वहाँ पर कुछ मत लिखना है, यहाँ पर सिर्फ जो लिखोगे आकार देना होता है। इसका अर्थ जो होता है उसको आकार दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 55वें नंबर का प्रश्न है कि सांच में ढाली गई, देखिए सांचे में जो सांच होती है उसको सांच में ढाली गई मूर्ति, जब उस सांचे को खोलकर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई सांचा है, सांचे में जब हम किसी मूर्ति को जब ढाल देते हैं, जब वो मूर्ति जब ढल जाती है, जब हम उस सांचे को खोलते हैं, उसको निकालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सर मोल्डिंग करके कुछ है क्या? नहीं सर आर्मेचर। नहीं, यहाँ पर ये कास्टिंग करके है। ठीक है। ये कास्टिंग, ये एक शब्द आएगा। ठीक है। ये होता है, तो याद रख लीजिए, कास्टिंग करके वो शब्द आता है, उसे जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे वो शब्द का होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 56 नंबर, सैंड स्टोन का रंग किस प्रकार का होता है? रंग होता है, क्या होता है? सर हल्का भूरा। सैंड स्टोन का जो रंग होता है। चलिए और बताइए। इन्होंने हल्का भूरा कहा है, और कोई? सर का लाल। क्या कहा आपने? सर हल्का लाल या हल्का भूरे में से एक से है। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों से किसी को एक को चॉइस करो, किसे करोगे? सर लाल लाल बिल्कुल लाल। ठीक है। तो सर लाल। हल्का सा लाल स्टोन ये होता है, सैंड स्टोन का जो रंग होता है वो हल्का सा लाल होता है, तो भूरे की तरफ मत जाइएगा। ठीक है। यस सर। चलिए 57वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे कि गंगा की जो कले की प्रकृति कैसे होती है? जो गंगा के किनारे जो कले मिलती है उसकी प्रकृति कैसे होती है? सर सॉफ्ट। सर सॉफ्ट। कितनी? सॉफ्ट है। तो अगर हम सॉफ्ट को और बताओ, आप सॉफ्ट में नरम कहते हैं ना? जी सर। देखिए, जो गंगा की जो कले मिलती है, जिस बच्चे ने भी पढ़ा होगा बेसिकली वो आंसर इसका दे सकता है। देखिए ये क्या होती है, जब हमें गंगा के किनारे की जो भी ये कले मिलती है वो क्या आती है, ये कम चिकनापन इसमें होता है। ठीक है।
कम चिकनापन इसमें होता है। तो याद रख लीजिए, ये ज़्यादा फिसलन वाली नहीं होती, कम हल्का इसमें क्या कम चिकनापन लिए ये रहती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 58वें नंबर का प्रश्न है, क्या करें, टाकरी लिपि का लेख किस शैली से संबंधित है? वो शैली बताइए जहाँ सर जम्मू हैं? जम्मू बिल, सर जम्मू बिल्कुल शैली। ठीक है, जम्मू शैली से ही टाकरी लिपि का क्या है संबंध है, उसी से लेख से वहीं से संबंधित है। आप देख पा रहे होगे 59 नंबर का प्रश्न है, अबरग और या हाथी दांत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है, बता सकते हैं? सर खनिज रंगों का। खनिज रंगों का प्रयोग। बिल्कुल ठीक है कि खनिज रंगों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए 60वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 60वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है? सर पटना शैली के चित्रकारों को। कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है, बताओ। अगर हम मान लीजिए बेसिकली आपने कहा कि कंपनी शैली का हमने यहाँ पर नाम दिया है, तो कंपनी चित्रकार कहें या फिर पटना चित्रकार, बात एक ही है, उसका ही वो नाम है। जी तो सर। अब हम पूछ क्या रहे हैं कि कंपनी या फिर पटना चित्रकार किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर कंपनी शैली के चित्रकारों का नाम हैं? बताना। सर कंपनी के चित्रकारों का नाम बताना। नहीं, ये किसे कहा जाता है, उसका अर्थ बताइए। तो जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो चित्रकार थे शायद उन्हें। बेसिकली जब जो हम पाश्चात्य विषयों पर ज्यादा चित्र बनाते थे। बिल्कुल ठीक है कि देखिए कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है, तो जो पाश्चात्य चित्रों की क्या करती है भली भांति जब नकल कर लेते हैं उनको ही कंपनी चित्रकार कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर पटना जो पटना कहो या फिर कंपनी कहो तो एक ही है। तो इस अंदर ये जो कंपनी शैली के मगर ब्रिटिशरों के अंदर जो रहते हैं जो चित्रकार, वो क्या करते हैं जो पाश्चात्य शैली है उस शैली के क्या करते हैं हू बहू कहीं ना कहीं उनकी जो भली भांति वो नकल कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो वही इसका उत्तर है। चलिए 61 नंबर का प्रश्न आप देख पाओ, कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस आरंभ होता है? सर एक बूंद। सर एक बूंद। एक बूंद, बिल्कुल ठीक है, एक बूंद डालने पर क्या होता है हाँ। जो चित्रकला में रस का आरंभ हो जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 62 नंबर का प्रश्न है कि रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? सर 1919 में। सर 1919। बंगाल के द्वारा। सर 1919 बिल्कुल में। ठीक है, 1919 में इस कला पत्रिका का क्या गया था, प्रकाशन किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 63वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ओकरा कुरा जापान से भारत कब आया था? ओका कुरा सर 1902 में। 1902 में आया था। 1902 में आया था। जी सर। बिल्कुल ठीक है, 1902 में ये आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है 64 नंबर, ये नील मणिदास और बलराम दास और एवं बैरागी किस शैली से संबंधित है? ये जो तीन चित्रकार हैं ये किस शैली से संबंधित है, ये बताइए। सर काली घाट। हैं? सर काली घाट शैली से। और लोग बताओ, और लोगों को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, ये काली घाट से ही ये संबंधित है। चलिए 65 नंबर का प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, इसका पहले आंसर आरती देगी। तो फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है बेटा? सर याद नहीं आ रहा। देखिए 65 नंबर का प्रश्न है। सर विसेंट स्मिथ। स्मिथ। देखिए 65 नंबर का प्रश्न है कि फाइंड
आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? सर डिसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ, बहुत सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। विंसेंट स्मिथ। ठीक है, चलिए 66 नंबर का प्रश्न है। ये पुनः जागृत में कितनी कलाओं से प्रेरणा ली गई, बताइए बताइए। सर बंगाल स्कूल से। पुनः जागृति में सर अजंता एलोरा से। कलाओं से प्रेरणा ली गई, अजंता की गुफाओं से। सर हमारे पास बंगाल। अजंता की गुफाओं से कह रहे हो? ईवी हेवन। हाँ सर। सर बंगाल। नहीं, देखिए जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है वो भी बताइए। देखिए आपको मैं बता दूं, लिख लीजिए इसका आंसर। जो भारतीय जो नाट्य शास्त्र है और साथ ही जो परंपरागत जो चित्र है, चित्रों से ये प्रेरणा ली गई है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था, या कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार सर कौन था? ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये वो थे। देखिए पटना शैली के बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? सर कजली स्याही। कजरी स्याही, बिल्कुल सही है। अब 69 नंबर का प्रश्न देखिए। ये ऋतु इसका आंसर देगी। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे बेटा? बोलिए। आरती अब रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं सर गगनेंद्रनाथ। नहीं, चलिए और प्रेमा और गगनेंद्रनाथ। सर ईवी हेवल। है। सर ईवी हेवल। चलिए वैष्णवी आप दीजिए। सर गगनेंद्रनाथ। हमने कौन सा क्वेश्चन? सर अमरिंद्रनाथ और रविंद्रनाथ देखिए आता है ना इसमें। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के जो संस्थापक के रूप में हम बात कर रहे हैं, संस्थापक, तो इसको थोड़ा सा सर्च कर लो। तो लॉर्ड किंचर करके है, किंचनर है, ठीक है। तो उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो आप जो बोल रहे हो तो ये इस स्कूल के क्या हो सकता है, प्रथम अध्यक्ष के रूप में वो नॉमिनेट हुए होंगे। तो इसके संस्थापक जिन्होंने इसको बनाया, जिन्हें इनकी नींव रखी, वो लॉर्ड क्या थे, किंचनर करके है, तो वो थे। यार लिख लीजिए इसे। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है। कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया? सर अजंता। और लोग बताओ, या यूरोप भेजा गया था या अजंता भेजा गया, कह रही हैं। ये कहाँ कहाँ, कोई बहुत सी जगह हो सकती है जहाँ इसको भेजा गया होगा, बताओ। इन्होंने तो अपना आंसर रख दिया है। और लोग भी अपना आंसर रखिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी रखिए। कोई आइडिया नहीं ना? तो जो भेजा गया था अजंता ही भेजा गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए 71वें नंबर का प्रश्न है। चौधरी किसके चित्रण में विशेष कुशल थे? जो चौधरी थे, ये चौधरी कौन है? मैंने सिर पर चौधरी लिखा है, बता सकते हो? जो चौधरी, सर डीपी राय हाँ चौधरी। डीपी राय हाँ, तो चौधरी। किसके चित्रण में कुशल थे, बताओ? सर सर मूर्ति नारी कला। चित्रण में। सर नारी चित्रण में। बिल्कुल ठीक है बेटा। ये नारी चित्रण में ही क्या है, ये कुशल थे। और बच्चे किस प्रकार से चल रही तैयारी दिख ही रहा है। अब देखिए, चलिए इसका आंसर दीजिए। आरती आप इसका आंसर दो कि अवनी बाबू ने कितने पुस्तकें लिखी हैं? ऋतु, आशीष, पुष्पा। सर 3। पुष्पा जी आंसर दीजिए। जितने भी जुड़े हैं वो आंसर दो। आप कोई भी दीजिए, चलिए। सर 20 पुस्तकें। बिल्कुल ठीक है, 20 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। तो वहां पर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 20 लगभग भी आ सकता है,
20 से अधिक भी आ सकता है। तो इन्होंने 20 पुस्तकें तो लिखी लिखी हैं, याद रखिएगा। तो याद रखो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तुम्हारा पेपर जो सेट होगा इसी प्रकार से होगा, पहले पहले क्वेश्चनों में तुम्हें अच्छा अच्छा लगेगा, फिर पीछे पीछे बढ़ता हुआ क्रम चलेगा। देखिए, अवनी ने रविंद्र की पुस्तक जो चित्रगंधा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? सर 32। सर इन्होंने 32। 32 कहा था, बिल्कुल ठीक है, 32 चित्र बनाए थे इन्होंने, सही कह रही हो। ये जो 74 नंबर का प्रश्न है, रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया था? सर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। बिल्कुल ठीक है, नंदलाल बोस जी ने ही इसका किया था, तो इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये क्या क्या कह रहा है? हलदर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं? हलदार की जो आरंभिक रचनाएं हैं किस शैली में अंकित हैं, बता सकते हैं? सर भित्ति चित्रण में। कोई और बताओ, क्योंकि और बच्चों ने डीपली नहीं पढ़ा है तो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल ठीक है, भित्ति चित्र में इन्होंने क्या किया था, इस शैली का अंकन किया था। जो इन्होंने, आपको पता होगा कि ये जो अजंता की जो गुफाओं का जो प्रतिलिपियां बनाई थी, इनके द्वारा भी बनाई गई थी, ये भी गए थे, ठीक है। तो आपको पता होगा जब जो लंदन से या कहें फिर आपके इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने एक दल को बनाया था, उसमें ये भी थे, ठीक है। तो इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक जो शैली में जो चित्र अंकित किए थे वो किसमें थे आपके, किसमें का था? भित्ति चित्र थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये चुगताई की रचनाएं क्या प्रधान है? बताइए क्या प्रधान है, किस प्रकार की हैं? सर अलंकारिक। अलंकारिता प्रधान। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हो, 77वां, दी हरमिट महान कृति किसकी है, बताओ? बताइए, किसकी है, कोई आइडिया? सर अब्दुल रहमान चगताई। ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, ये इनके द्वारा ही इसको बनाया गया था, ठीक है। चुगताई ये है, तो इन्होंने ही ये द हर्मिट ये नामक जो महान कृति इनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। यहाँ 78 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहोगे कि राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस वर्ष प्राप्त होता है? ये पदक दिया गया था, आपको याद होगा, आपने राजा रवि वर्मा पढ़ा होगा, तो गायकवाड़ के जो राजा थे उन्होंने स्वर्ण पदक ये दिया था, किस वर्ष दिया था? सर 1880 में। हाँ, क्या कह रही बताओ? 1887 हैं? 87। अच्छा, बहुत ये पढ़ रही हो ना बेटा। ये सर बिल्कुल 1880। ठीक है, 1880 में ही ये दिया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, अगला प्रश्न है, गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? गुलेर शैली का उदय, बच्चों बताइए, जिसे भी आंसर आता है वो इसका आंसर देते हुए चलिएगा। बताइए, चलिए, किसी को नहीं आता है? आता है वैष्णवी? तुम्हें भी नहीं आता? चलिए, ये जो हुआ था ये हरिपुर, सर क्वेश्चन जो समझिए। ये गुलेर, हरिपुर में जो सर। गुलेर शैली का उदय हुआ था, सर कौन सा हरिपुर स्थान में। था? ये हरिपुर वो स्थान था, इस स्थान से हरि हाँ इस शैली का क्या होता, उदय हुआ था। 1405 में हाँ ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है कि गज लक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? सर मंडी शैली। हाँ मंडी हाँ, शैली। सर मंडी मंडी शैली। शैली से क्या है, गज लक्ष्मी का जो चित्र है यहाँ से संबंधित है, मंडी शैली से। अब यहाँ पर
81 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि स्त्रियों के मस्तक से पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? सर गढ़वाल। सर गढ़वाल से। गढ़वाल शैली। गढ़वाल। तो ये वाला प्रश्न अगर गढ़वाल का। ये प्रश्न तो आप सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की से रिलेटेड है। तो स्त्रियां मस्तक से क्या करती है, अपने नाक से लेकर ऊपर तक क्या करती है, चंदन का टीका लगाती हैं। तो बेसिकली ये गढ़वाल शैली की ही पहचान है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 82 नंबर का प्रश्न है कि सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है, बताओ। कोई आइडिया किसी को भी? चलिए इसका आंसर लिखिए बेटा। जो सिख शैली है, इस शैली में जो कला का अनुकरण हुआ है वो आपके जंबो हो गए, नादौर हो गया, गुलेर हो गया, इन 3 शैलियों का क्या है, इसमें अनुकरण हुआ है सिख शैली में। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे जो 83 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? सर लोक कला। सर लोक कला। लोक कला के रूप में। हाँ, ठीक है, लोक कला के रूप में जन्म लिया था। ठीक है। जिस तत्परता के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसी तत्परता के साथ 84 नंबर का प्रश्न का भी आंसर दीजिए कि पहाड़ी शैली की रेखाएं भावनानुभूत वर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसी हो गई? सर स्पंदन के कारण। बिल्कुल ठीक है। रूप क्या कहा आपने? स्पंदन, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। तो अब ये बताइए 85 नंबर का जो प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि राजकुमार सलीम के जन्म के समय कितने उपदृश्य दर्शाए गए हैं? सर 4। सर 6। नहीं बेटा, जो 6 नहीं है वो 4 उपदृश्यों को दर्शाया गया। ठीक है। सर 6 पढ़ा है नहीं, हमने तो। 6 नहीं है। सर रीता सर प्रताप। मैंने 4 पढ़ा है। 6 नहीं है बेटा, 4 हैं, उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 86 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है मुगल काल का वह कौन सा कलाकार, चित्रकार और शिल्पकार दोनों था, बताओ। ऐसा मुगल काल का वह चित्रकार बताओ जो आपके चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, शिल्पीकार के रूप में भी जाना जाता है। बताइए। सर मीरशाद अली। और लोग बताओ, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी बताओ। बिटिया ने सही कहा है, मीर सैयद अली ही वो चित्रकार था जो आपके चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं, बता सकते हैं? सर 30 गुफाएं हैं। 33। सर 30 है। यहाँ पर लिख दिया है 30 गुफाएं हैं। 33 कहाँ से बता रही बेटा? अब देखिए 88 नंबर का प्रश्न, अंतिमवा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देख पाओगे देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां चित्रित हैं, कहाँ हैं? सर मोरी मंदसौर में। मंदसौर में है सर। बिल्कुल मंदसौर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ पर ये क्या है, ये देहाती बांस से बनाई गई क्या है गाड़ियाँ वहाँ पर आपके उपलब्ध हैं।